गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं जुगल किशोर शर्मा श्री करणी एकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 11th के अंदर आरबीसी हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास हाइड्रोजन वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना भाई। हाइड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर आपने इससे पहले की कालांश के अंदर हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ वगैरह है आपके, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जल के प्रकार वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। जल के प्रकार तो खैर आज अपन पढ़ेंगे, लेकिन टाइप ऑफ जल अपन ने पढ़ लिया था। जल के अंदर आपके स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है ना भाई। जल की संरचना आपको बता दी गई थी। इसके अलावा जल की संरचना के अलावा आपको किसके बारे में, बर्फ के बारे में भी बता दिया गया था। स्ट्रक्चर ऑफ बर्फ आपको बता दी गई थी, ठीक है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद हो तो आपको बर्फ के संबंध में बताया गया था। क्या बताया था भाई, बता सकते हैं, याद किया आपने? क्या कारण है कि बर्फ जल की सतह पर तैरता है? क्या क्वेश्चन था? क्या कारण है कि बर्फ जल की सतह पर तैरता है? बता सकते हैं क्या है? जल की सतह पर तैरता है। तो वजह आप सब जानते हैं, बर्फ का जो घनत्व है वो जल से क्या होता है, कम होता है, इसलिए जल की सतह पर तैरता आपके रहता, ठीक है भाई। तो ये तो बात अपने हो गई थी। आज की कालांश के अंदर अपन जो पढ़ेंगे, अब देखिए पाठ समाप्ति की ओर है अपने, ठीक है ना भाई। क्योंकि आगे के जो लास्ट के दो पोर्शन है वो अभी आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। एक तो भारी जल और एक क्या है आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड हटा दिया। लेकिन फिर भी अगर समय रहा तो आज के कालांश के अंदर आपको लास्ट में थोड़ा भारी जल के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज का विषय जो अपने पास है वो है जल के प्रकार, टाइप ऑफ वाटर अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं जल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मृदु जल और दूसरा कौन सा होता है भाई, कठोर जल, ठीक है ना। तो मृदु जल किसे कहते हैं? मृदु का मतलब मीठा हो ना। तो वह जल जो साबुन के साथ क्या करता है, जाग देता है तथा पीने योग्य होता है, वो क्या कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। वह जल जो साबुन के साथ जाग देता है तथा क्या होता है, पीने योग्य होता है, क्या कहलाता है, मृदु जल आपका कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, कठोर जल। वह जल जो साबुन के साथ जाग नहीं देता तथा पीने योग्य नहीं होता, ठीक है ना। खारा पानी जिसे अपन लोग कहते हैं वो जल क्या कहलाता है भाई, कठोर जल कहलाता है। तो पहला कौन सा हुआ आपका, मृदु जल हुआ, मीठा पानी जो पीने योग्य हो और जो साबुन के साथ क्या करे आपके, जाग देते हुए, ठीक है ना। जो किसके साथ, आपके साबुन के साथ क्या करे भाई, जाग दे देता है, वो जल कैसा होता है आपके, मृदु जल आपके होता है, ठीक है ना। और जो कठोर जल होता है वो क्या करता है आपके, साबुन के साथ जाग नहीं देता, ठीक है ना। ये साबुन के साथ जाग आपके नहीं देता है, क्या कहलाता है, कठोर जल आपके कहलाता है। समझ गए बात को? तो ये दो तरह का पानी अपने पास मिलता है, मृदु जल और कठोर जल आपके होता है, ठीक है। अब देखिए मृदु जल के बारे में नहीं पढ़ना अपने को, मेन क्या पढ़ना अपने को, कठोर जल के संबंध में अपने पढ़ना, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई जल की कठोरता के कारण क्या है, ये जल कठोर क्यों होता है, ठीक है ना। तो सीधा सा एक ही जवाब है कि अगर जल के अंदर विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए हैं ना, आपके क्या घुले हुए हैं, जल में अगर आपके विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए हैं तो वो जल कैसा हो जाएगा, कठोर जल आपके हो जाता है। लवण घुले हुए हैं तो वो जल कैसा हो जाएगा, कठोर जल आपके हो जाता है। समझ में आगे भी बात आपके। अब कौन कौन से लवण हो सकते हैं वो आपको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे कि पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 1, मैग्नीशियम क्लोराइड 2, मैग्नीशियम सल्फेट 3, ठीक है ना। पहला लवण कौन सा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट 3, चौथा लवण कैल्शियम बाइकार्बोनेट, चौथा कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पांचवा कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड, और छठा कौन सा, कैल्शियम सल्फेट। ये 6 लवण है भाई। अगर पानी के 6 में से कोई भी मिले ना तो आपका जल कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाता है। तो इन 6 जरूर याद रखें। 6 कौन कौन से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। ये 6 लवण अगर पानी में घुले हुए हैं तो जल कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाता है। जल कैसा हो जाता है भाई, कठोर आपके हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये तो हो गई इसकी कठोरता के कारण। अब आपको बता रहा हूं ये जो जल की कठोरता है ना भाई, ये भी 2 प्रकार की होती है। जल 2 प्रकार का,
मृदु जल और कठोर जल। और कठोर जल अगेन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। समझ रहे हो बात को? तो जल दो प्रकार की कठोरता कौन कौन सी है आपके, एक तो होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता और कौन सी, स्थायी कठोरता। तो देखो ये शुरू वाले दो लवण जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर घुले हुए हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वाले अगर घुले हुए हैं ना भाई आपके, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर ये दो घुले हुए हैं तो जल कैसा होगा आपके, अस्थायी कठोर होगा। कैसा होगा, अस्थायी कठोर आपके होता है। 6 लवण बताए टोटल, 6 में से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो हो गई अस्थायी कठोरता। और आपको बताऊं शेष जो 4 बचे हुए हैं ना भाई, अगर वो घुले हुए हैं तो होती है स्थायी कठोरता। शेष 4 कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, एक हो गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट, एक हो गया कैल्शियम क्लोराइड और एक हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। ये 4 घुले हुए हैं तो है स्थायी कठोरता। 2 भाग हो गए यूं समझ लो, 6 में से शुरुआती 2 बाइकार्बोनेट वाले है ना तो है अस्थायी कठोरता। ये बहुत बार कंपटीशन में भी पूछी हुई बातें हैं, ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो है अस्थायी कठोरता। और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है तो क्या है, अस्थायी कठोरता। अब सवाल बनता है कि क्या सर इन अस्थायी कठोरताओं को और स्थायी कठोरताओं को दूर किया जा सकता है? तो जवाब होता है हाँ, ये जो कठोर जल है इसको मृदु जल में चेंज किया जा सकता है ना। क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, अस्थायी कठोरता की। किसकी बता रहा हूं भाई, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने की 2 विधियां हैं। कितनी हैं, 2 विधियों से अस्थायी कठोरता दूर होती है। पहली विधि होती है बेटे जल को उबाल कर। कैसे करते हैं, जल को उबाल कर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अस्थायी कठोरता, बोलो कारण क्या है अस्थायी कठोरता के, कौन से, बाइकार्बोनेट। कौन जुड़े हुए होने चाहिए, बाइकार्बोनेट। किस किस के, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और किसके, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी कठोरता। तो अब इसको 2 तरीके से दूर किया जा सकता है। सबसे पहली तो होती है जल को उबाल कर। अब नाम अस्थायी है भाई, ये तो आराम से दूर हो जाएगी। तो जो आपका कठोर जल है ना उसको उबाल दीजिए, उबाल कर उसकी कठोरता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब कहते हैं ना ज्यादातर पानी बॉईल करके पीना चाहिए, तो बॉईल करने से क्या होता है, उसमें जो लवण होते हैं ना वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का लवण है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का लवण है तो वो किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये आपके मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स के जो लवण हैं वो चेंज हो जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। किस में चेंज हो जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। और इसी तरह से आपके जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के हैं, किसके हैं भाई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स के जो लवण हैं गर्म करने से ये कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, परिवर्तित आपके हो जाता है। तो ये अस्थायी कठोरता दूर करने की पहली विधि कौन सी हो गई, उबाल कर। ठीक है, इसकी जो दूसरी विधि होती है वो कहलाती है क्लार्क विधि। क्या होती है, क्लार्क विधि आपके होती है। पहली कौन सी, अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर सकते हैं, और दूसरी विधि कौन सी है, क्लार्क विधि है। ठीक है ना। इस विधि में क्या करते हैं, आपके जो जल है आपके अस्थायी कठोरता वाला, उसमें क्या करते हैं, बुझे हुए चूने का पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बुझे हुए चूने का पानी। ठीक है ना, बुझे हुए चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से यह अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जैसे मान लो पानी में ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कठोरता है, ठीक है, इसमें ये आपने क्या मिला दिया, चूने का पानी मिला दिया। चूने का पानी मिलाने से ये जो लवण है इसका अपघटन आपके हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जल वगैरह में ये क्या होता है आपके परिवर्तित हो जाता है। किसमें, आपके जल वगैरह में क्या है आपके परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो ये दूसरी विधि हो गई आपके क्लार्क विधि। तो जल की अस्थायी कठोरता कितनी विधियों से, 2 विधियों से,
एक तो उबाल कर, और दूसरी विधि कौन सी हो गई, क्लार्क विधि आपके हो जाती है। तो ये तो आपके सरल है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करना। ठीक है भाई, जल की कौन सी कठोरता को, स्थायी कठोरता को दूर करने में क्या है आपके थोड़ी लंबी विधियां हैं, डायग्राम से विधियां आपके होती है। ठीक है ना भाई। तो जल की स्थायी कठोरता, पहले तो कारण बोलो, मैं बार बार कह रहा हूं, 4 कारण अस्थायी कठोरता के 4 कारण कौन कौन से, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये 4 ही थे भाई। बाइकार्बोनेट से तो होती थी अस्थायी, और इन 4 से होती है स्थायी कठोरता। अब देखो, ये जो स्थायी कठोरता है, इसे कितनी विधियों से दूर कर सकते हैं अपन, इसे 4 विधियों से दूर किया जा सकता है। कितनी विधियों से, 4। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा मिलाकर, दूसरी विधि जियोलाइट या परम्यूटेट विधि, तीसरी विधि आपके आयन विनिमय विधि, और चौथी कौन सी, कैल्गोनी। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट विधियां है भाई, वो कौन सी है, दूसरी और तीसरी विधि आपके होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहली विधि आज पढ़ने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। कुछ नहीं करना आपके, इसमें क्या करते हैं अपन लोग कि जो आपकी जल की स्थायी कठोरता है या जल में जो कठोरता है वो किसकी वजह से है, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो ये मान लीजिए आपके पानी के अंदर, मान लीजिए ये आपके जल है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें आपने सोडियम कार्बोनेट मिला देना। ये सोडियम कार्बोनेट मिलाते ही ये लवण टूट जाएगा। ठीक है ना। ये किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ये 2NaCl बन जाता है। ठीक है ना। तो पहली विधि तो सरल है, स्थायी कठोरता दूर करनी है तो क्या मिला दो, सोडियम कार्बोनेट मिला। ये खारा पानी है आपका, कठोर जल है। इसी तरह से ये देखो रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड वाली भी। मान लो पानी में कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने कहा ना कोई भी एक लवण हो तो आपके जल क्या होगा, कठोर हो जाएगा। तो ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें आपने ये क्या मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, ये लवण टूट जाएगा इसकी वजह से, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाता है। तो पहली विधि कौन सी हुई आपके, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा मिलाकर स्थायी कठोरता दूर करने की ये कौन सी विधि हो गई, पहली विधि हो गई। ठीक है भाई, ये स्थायी कठोरता दूर करने की पहली विधि। अब दूसरी और तीसरी विधि जो है भाई, वो इसकी डायग्राम से है। वो क्या है, इसके डायग्राम से आपके होती है। तो देखिए सेकंड विधि कौन सी है आपके, वो है जियोलाइट या परम्यूटेट विधि। वो कौन सी है, जियोलाइट या क्या है आपके, परम्यूटेट विधि आपके होती है। ठीक है ना भाई, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि आपको थोड़ा वो 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जियोलाइट किसे कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को, किसे, सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट को क्या कहते हैं अपन लोग, जियोलाइट कहते हैं। समझ गए बात को। दूसरी बात, इस जियोलाइट का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है Na2Al2Si2। ठीक है, O8, और बोली देना चाहें तो आगे XH2 भी दे सकते हैं। तो Na2Al2Si2O8 इसका फॉर्मूला होता है। अब इतना अगर याद नहीं भी रहे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं Na2Z। क्या लिख सकते हैं, Na2Z भी से लिख सकते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र क्या, Na2Al2Si2O8 आपके होता है। ठीक है भाई। अब इस विधि में क्या करते हैं आपको बताऊं मैं, किस तरह से ये विधि काम आती है। तो इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं आपके, देखो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। क्या करते हैं अपन लोग, एक सीमेंट का टैंक लेते हैं इस तरह से, ये क्या करते हैं अपन लोग, एक सीमेंट का क्या करते हैं, टैंक लेते हैं इस तरह से। कौन सी विधि बता रहा हूँ, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि आपके बता रहा हूँ। ये आपने एक सीमेंट का क्या ले लिया, टैंक ले लिया। अब इस सीमेंट के टैंक के अंदर क्या करते हैं, सबसे नीचे ये यहाँ पर क्या करते हैं अपन लोग, बालू रेत का स्तर जमाते हैं। सबसे नीचे ये कौन सी रेत, एक सीमेंट का टैंक लिया, यहाँ पर ये इसमें क्या भर रखी है आपने, बालू रेत भर रखी है। ठीक है ना, ये बालू रेत इसमें भरते हैं। अब इसमें क्या है, ये बाकायदा यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से ये पाइप इसके अंदर आपके लगे हुए होते हैं। ये
बालू रेत के अंदर। ये यहाँ नल लगा हुआ होता है आपके, ठीक है ना। अब सबसे पहला ये क्या लिया आपने, सीमेंट का टैंक ले लिया, ठीक है। ये काहे का टैंक है, सीमेंट का टैंक है। इसमें नीचे ये क्या है, बालू रेत का स्तर। अब इस बालू रेत के स्तर के ऊपर ये अपन लोग क्या जमा देते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेट जमा देते हैं। ये क्या जमा देते हैं भाई, जियोलाइट या परम्यूटेट। यहाँ तक तो ये बालू रेत का स्तर है, ऊपर ये क्या जमा दिया आपने, जियोलाइट Na2Z। समझ रहे हो बात को, ये Na2Z अपने जमा दिया। अब क्या करना आपके, क्या ऊपर से यहाँ से आप क्या डालिए, कठोर जल डालिए। यहाँ से क्या डालते हैं अपन लोग, सीमेंट के टैंक में क्या करते हैं, कठोर जल डालते हैं। कठोर जल डालेंगे तो ये जल कहाँ जाएगा भाई, नीचे की तरफ आपके जाता है, ठीक है। नीचे जाएगा, सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा, बालू रेत में जाएगा। देखो बालू रेत की एक खासियत होती है कि बहुत बड़ा अधिशोषक होती है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेगी, ये जो बालू रेत है ना आपके पानी में जो उपस्थित अशुद्धियां है ना, उनका क्या करेगी, अधिशोषण करेगी। उसके बाद जब बालू रेत संतृप्त हो जाएगी पानी से, तो जल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा जियोलाइट में। कहाँ जाएगा, जियोलाइट में। पहले बालू रेत में पानी, फिर यहाँ से पानी कहाँ गया, जियोलाइट में गया। ये जियोलाइट में पानी जाता है, क्या होता है पानी में, मान लो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का अधिशोषण किसने, बालू रेत ने कर लिया, सॉरी जियोलाइट ने कर लिया। ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये जियोलाइट हो गया, ये रिएक्शन हुई और ये आपका लवण क्या हो गया, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, लवण खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जियोलाइट क्या करेगा, आपके पानी में जो लवण है उनको क्या करेगा, खत्म करेगा। अब यहाँ से ये जल, आपको बताऊं, यहाँ से जल ये आपके यहाँ नल के द्वारा आपको प्राप्त होता है। ये आपके कौन सा जल होगा, मृदु जल होगा। कौन सा जल होगा, मृदु जल आपके प्राप्त होता है। अब एक यहाँ पाइप मैंने ये और यहाँ बनाया, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें 10% का NaCl डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं, 10% का क्या डालते हैं, NaCl। क्या करते हैं, क्यों डालते हैं, कि ये जो 10% का NaCl है ना, देखो इस जियोलाइट को बार बार काम लोगे ना तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये 10% का NaCl डालते हैं, जो क्या करती है आपके इस जियोलाइट की क्रियाशीलता को क्या करता है, बनाए रखता है। ये 10% का जो NaCl है वो क्या करता है, इस जियोलाइट या परम्यूटेट की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। तो ये विधि होती है भाई। क्या काम, मैंने एक सीमेंट का टैंक ले लिया जिसमें सबसे नीचे क्या है, बालू रेत का स्तर है, उसके ऊपर किसका स्तर है, आपके जियोलाइट या परम्यूटेट का स्तर लगा हुआ है। अब सीमेंट के टैंक में कठोर जल को जब डालते हैं ना, तो कठोर जल पहले कहाँ जाएगा, बालू रेत में जाएगा। बालू रेत में अशुद्धियों का अधिशोषण हो जाएगा। यहाँ से जल कहाँ जाएगा, परम्यूटेट में जाएगा। और क्या होगा, आपके कठोर जल के अंदर जो आपके परम्यूटेट जो है ना आपके, वो रिएक्शन करता है, पानी को किसमें चेंज कर देता है, मृदु जल के अंदर चेंज कर देता है। और ये 10% NaCl क्यों डाला है भाई, जो जियोलाइट या परम्यूटेट की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि कहलाती है, ठीक है ना। विशेष बात, जियोलाइट या परम्यूटेट का फॉर्मूला याद रखना, Na2Al2Si2O8। यह क्या बताया था भाई, Na2Z आपके होता है। तो स्थायी कठोरता दूर करने की ये कितनी विधि हो गई भाई आपके, ये आपके 2 विधि हो गई। पहली विधि कौन सी हुई थी, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। दूसरी विधि होगी जियोलाइट या परम्यूटेट विधि। इसी तरह से आपको मैं बताऊं, जो अपने पास में तीसरी विधि आएगी, वो आएगी आयन विनिमय विधि। कौन सी आएगी, आयन विनिमय विधि या संश्लेषित रेंजिन विधि भी अपन लोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित रेंजिन विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें भी, देखो इसमें भी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करते हैं, इसमें 2 तरह के रेंजिन लेते हैं। कितने तरह के रेंजिन लेते हैं, 2 तरह के। जैसे ये आपने पहला लिया है धनायन विनिमय रेंजिन। कौन सा लिया है, चित्र से ही सारी बात समझनी पड़ेगी अपने। ये आपने 2 तरह के रेंजिन लिए हैं। ये पहला रेंजिन है, ये मान लीजिए दूसरा रेंजिन। ये दूसरा रेंजिन है, ठीक है भाई। पहला कौन सा रेंजिन कहलाता है, ये कहलाता है धनायन विनिमय रेंजिन। कौन सा कहलाता है, धनायन विनिमय रेंजिन। याद रखना बात को, 2 तरह के रेंजिन,
धनायन विनिमय रेंजिन, या जिसे अपन अम्लीय रेंजिन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अम्लीय रेंजिन भी कहते हैं, जो किसका बना होता है भाई, जो बना होता है RSO3H+ का, किसका बना होता है, RSO3H+ का बना होता है। वाजिब है बात। उसके बाद ये जो सेकंड है, ये कौन सा है आपका, ऋणायन विनिमय रेंजिन। कौन सा है, ऋणायन विनिमय रेंजिन आपके होता है। ठीक है, ऋणायन विनिमय रेंजिन, या जिसे अपन लोग क्या है, क्षारीय रेंजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्षारीय रेंजिन के नाम से भी जानते हैं। ये किसका बना होता है, ये बना होता है RNH3OH- का आपके बना होता है। तो अभी तक बात क्लियर है भी, कितने तरह के रेंजिन आ गए, दो तरह के रेंजिन अपने पास आ जाते हैं। एक तो कौन सा है, धनायन विनिमय रेंजिन, और दूसरा कौन सा है, ऋणायन विनिमय रेंजिन। धनायन विनिमय रेंजिन को क्या कहते हैं, अम्लीय रेंजिन भी कहते हैं, जो किसका बना होता है, RSO3H+ का। इसी तरह से ऋणायन विनिमय रेंजिन क्षारीय रेंजिन होता है, जो किसका बना होता है, RNH3OH का बना होता है। अब देखिए इस तरह से इनको क्या करते हैं, अपन जोड़ देते हैं। ये दोनों रेंजिन इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है भाई, ये इस तरह से, ये इसका डायग्राम आपके होता है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से धनायन विनिमय रेंजिन में क्या डालना है, कठोर जल डालना है। क्या डालना है, कठोर जल। अब कठोर जल कहते ही पता चल जाना चाहिए इसमें कोई न कोई लवण घुला हुआ है, जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है, यूं समझ लो। आपने जैसे इसमें धनायन विनिमय रेंजिन में कठोर जल डाला है ना, तो बात को यहाँ से ध्यान से समझना है कि कठोर जल का ये जो कैल्शियम आयन है ना, ये कठोर जल का कैल्शियम आयन, ये क्या है, धनायन विनिमय रेंजिन में उपस्थित इस H+ आयन की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, ये H आयन यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और कठोर जल का कौन सा, आपकी ये Ca+2 आयन इस H की जगह आ जाएगा। समझ गए बात को। धनायन विनिमय रेंजिन में जैसे ही आप लोग कठोर जल डालोगे ना, कठोर जल का कौन सा, कैल्शियम आयन किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया, विस्थापित हो गया। यानी कठोर जल का जो Cl2 था ना भाई, उसमें से एक चीज तो खत्म हो गई आपकी Ca। ठीक है, अब यहां से कठोर जल कहां जाएगा, ऋणायन विनिमय रेंजिन में जाएगा। ठीक है, कठोर जल ऋणायन विनिमय रेंजिन में जैसे ही गया ना, अब कठोर जल का कौन सा, Cl आयन, कौन सा, Cl आयन, ये मान लीजिए कठोर जल में जो Cl आयन था ना, बता सकते हो किसकी जगह है, वो आपके इस OH- की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। किसकी जगह, OH-, यानी इसको धनायन विनिमय रेंजिन तो खा गया कैल्शियम को, और ऋणायन विनिमय खा गया Cl को, यानी कठोर जल का लवण खत्म। तो यहां से ये क्या निकला भाई, H+, और ये क्या निकला आपके OH-। अपन सब जानते हैं H+ और OH- मिलकर किसका निर्माण होता है, यहां से आपको क्या है, मृदु जल प्राप्त हो जाएगा, मीठा पानी आपके प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है, आयन विनिमय विधि, या क्या कहलाती है, संश्लेषित रेंजिन विधि। फिर से सुन लीजिए बेटे, दो तरह के रेंजिन होते हैं, एक तो होता है धनायन विनिमय रेंजिन, और एक होता है ऋणायन विनिमय रेंजिन। धनायन किसका बना हुआ है, या इसको क्या कहते हैं, अम्लीय रेंजिन भी कहते हैं। ये किसका बना हुआ है, RSO3H+ का। दूसरा रेंजिन कौन सा होता है, ऋणायन विनिमय रेंजिन, जिसे क्षारीय रेंजिन भी कहते हैं। ये किसका बना हुआ है, RNH3OH- का बना हुआ। ठीक है, अब आपने पहले किसमें, धनायन विनिमय रेंजिन में कठोर जल को डाला, तो कठोर जल का Ca+ आयन किसकी जगह, H की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, और कठोर जल का Cl- किसकी जगह, OH- की जगह क्या होता है, प्रतिस्थापित आपके हो जाता है, और अपने को कौन सा जल मिलता है, मृदु जल अपने को प्राप्त होता है। ये आपके मीठा पानी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। देखो घरों में जो पानी के शुद्धिकरण की जो एक्वापेयर लगाते हैं ना अपन, उसमें भी इसी तरह के क्या है, रेंजिन ही आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो कितनी विधि हो गई, 3। बोलिए कौन कौन सी, पहली कौन सी हो गई, स्थायी कठोरता दूर करने की सोडियम कार्बोनेट से। दूसरी कौन सी हो गई, जियोलाइट या परम्यूटेड। तीसरी कौन सी होगी बेटे, आयन विनिमय विधि या संश्लेषित विधि आपके हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चौथी विधि आपकी जो है वो है कैलगोन विधि।
ठीक है ना। ये तो उसमें बताया हुआ आपके H+OH से क्या बन गया, H2O बन जाता है। नेक्स्ट विधि जो है वो कौन सी है, केल्गोन विधि आपके होती है। चौथी विधि जो अपने को मिलेगी वो कौन सी है, केल्गोन विधि होती है, ठीक है ना। बस इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, इसमें क्या है आपको ध्यान रखना, केल्गोन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को क्या है, केल्गोन कहते हैं, जिसका अणुसूत्र है Na6P6O18 होता है, ठीक है ना भाई आपके, जो क्या करता है, उपस्थित लवणों को क्या करता है, खत्म करने का कार्य करता है। तो ये विधि नॉन इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक नाम केल्गोन होता है इसका, सोडियम मेटाफॉस्फेट का, ठीक है ना। अब अपने को ध्यान मेन विधि कौन सी रखनी है, दूसरी और तीसरी विधि है ना, वो आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है। जल की स्थायी कठोरता करने की दोनों विधियां हमेशा विशेष रूप से ध्यान में रखो, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये आपके जल के क्या होते हैं, प्रकार पूरे हो जाते हैं। रिकैप कर देता हूं, पहला कौन सा बताया था आपके, कठोर जल बताया था, नहीं पहला बताया था मृदु जल, उससे तो कोई मतलब नहीं है आपके। दूसरा कौन सा बताया था, कठोर जल, ठीक है ना। और कठोर जल में भी कितने प्रकार के हो गए थे, अस्थायी और स्थायी, ठीक है ना। अस्थायी कठोरता और दूसरी कौन सी हो गई थी, स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को 2 विधियों से दूर किया गया और स्थायी कठोरता को कितनी विधियों से, 4 विधियों से आपके दूर किया गया, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आपके जल का मैटर पूरा होता है। खैर अभी तो चल रहा है, जल की संरचना वगैरह, बर्फ की संरचना वगैरह, उसके प्रकार वगैरह हो गए थे। अब देखिए कुछ आपको जल के रासायनिक गुण भी बताता हूँ, जल के क्या बता रहा हूँ, केमिकल कैरेक्टर भी आपके बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला उभयधर्मी प्रकृति, जल क्या होता है भी आपके, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो उभयधर्मी प्रकृति का मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। जल अम्लों से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारों से भी अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है ना भाई। अम्लों से और क्षारों दोनों से, जैसे ये HCl से भी रिएक्शन कर सकता है, NH4OH से भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये होती है इसकी उभयधर्मी प्रकृति। वैसे शुद्ध जल आपको बता रखा है उदासीन प्रकृति का होता है, शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है, उसका pH क्या होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7 आपके होता है। उसके बाद में आपको बताऊं मैं, शुद्ध जल की बात बताइए। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो अपने पास है, नेक्स्ट इसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो है आपके हाइड्राइड व कार्बाइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, हाइड्राइड व कार्बाइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे ये कैल्शियम हाइड्राइड है, इससे जल ने अभिक्रिया की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये कैल्शियम कार्बाइड है, जल ने अभिक्रिया की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो जल किससे, कार्बाइड से और हाइड्राइड दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। कैल्शियम कार्बाइड से भी, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaCl2, कैल्शियम हाइड्राइड होता है CaH2, इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आपके बना सकता है। 2 रिएक्शन। तीसरी बता रहा हूँ अधातुओं से अभिक्रिया, किससे, अधातुओं से। अधातुओं में जैसे हेलोजन एलिमेंट्स होता है ना, उससे, जैसे फ्लोरीन से जल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है, क्लोरीन से जल अभिक्रिया करके क्या बना देता है, HCl आपके बना देता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है आपके, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, HCl आपके बना देता है, ठीक है भाई। इसी तरह से आपके और रिएक्शन धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है, जैसे सोडियम से जल ने अभिक्रिया की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और जल बना दिया। याद है आपको हाइड्रोजन बनाने की वीडियो के अंदर बताया था धातुओं से अभिक्रिया, है ना, पूरा बता रखा है। सारी धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस ही आपके बनाती, क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस ही आपके बनाती है। कितनी हो गई, 4। और 5वां है इसका जल अपघटन, क्या है, जल अपघटन, ठीक है ना भी। किसी भी लवण को जल में अगर घोला जाए तो वो आपके अम्ल और क्षार के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जल अपघटन, है ना। देखो अपघटन का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना, क्या होता है आपके, तोड़ना, ठीक है ना। तो ये अम्ल और क्षार में विभक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अपघटन आपके कहलाता है, ठीक है ना। जैसे सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलोगे तो कैसी प्रकृति का आपके, क्षारीय विलयन मिलेगा। तो ये जल के रासायनिक गुणधर्म है, नॉन इंपॉर्टेंट चीज है आपके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपकी ये जो चैप्टर है हाइड्रोजन, देखो मैं भी ये कह रहा हूँ, मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया है,
है ना, कोविड-19 की वजह से जो करेक्शन किया है आपके, वो आपको बताया गया। लेकिन इसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2 टॉपिक और भी हैं, है ना, 2 टॉपिक और भी हैं। एक तो होता है भारी जल, क्या होता है आपके, भारी जल आपके होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखो मेरी इच्छा है मैं थोड़ा सा आपको भारी जल के बारे में बताऊं, ठीक है। देखो भारी जल जो होता है ना, इसकी खोज 1932 में एक साइंटिस्ट हुआ था, यूरे, ठीक है ना, यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको बता देता हूँ, जल के 6000 भाग में, कितने भाग में, याद रखना, जल के 6000 भाग में भारी जल का एक भाग होता है। कितना भाग होता है, एक भाग होता है। 1932 में यूरे ने इसकी खोज की थी। 6000 भाग में इसका कितना भाग होता है भाई, एक भाग किसका होता है, भारी जल का, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, भारी जल जो है आप सब जानते हैं, इसका जो अणुसूत्र है, किसका, आपके भारी जल का जो अणुसूत्र है, बता सकते हो भाई, मैंने तो पाठ में बहुत बार बताया है। भारी जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है D2O, क्या होता है, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या है आपके, ड्यूटीरियम जो ऑक्साइड होता है ना भाई, इसे अपन क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं अपन लोग, भारी जल कहते हैं। समझ गए बात को, जल के 6000 भाग में एक भाग इसका होता है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात बता दूं, ये जो भारी जल होता है ना, इसका गलनांक है, इसका क्वथनांक वगैरह सब जल की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये रंगीन, गंधीन और क्या है आपके, स्वादहीन होता है। सबसे बड़ी चीज आती है इसके उपयोग, सबसे बड़ी चीज क्या आती है, इसके उपयोग। भारी जल का काम आता है, तो सबसे पहला उपयोग बता देता हूं, इसका आपके नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर आपके आपके मंदक के रूप में किसमें करते हैं, इसका उपयोग आपके नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं ना, उसके अंदर आपके मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टरों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किस रूप में, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में ये काम आता है, एक उपयोग, ठीक है। दूसरा, इस भारी जल का उपयोग एक समस्थानिक हाइड्रोजन ड्यूटीरियम बनाने में, क्या है आपके, ड्यूटीरियम के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा आपको बताऊं, जैव तंत्रों में इसका उपयोग ट्रेसर के रूप में, जैव तंत्रों में इसका उपयोग किस रूप में करते हैं भाई, ट्रेसर के रूप में आपके किया। ट्रेसर का मतलब होता है ट्रेस करना या पता लगाना। जैसे याद है आपको बताया था, हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक था ना आपके, टाइट्रियम, उसका उपयोग क्या करते थे अपन, भूमिगत जल का ट्रेस करने वगैरह में पता लगा। तो जैव तंत्रों में क्या है, इसका उपयोग ट्रेसर के रूप में किया जाता है। और उपयोग अगर आप इसका जानना चाहें, अनआयनित और आयनित हाइड्रोजन में विभेद करने में, आयनित व अनआयनित हाइड्रोजन में क्या है, विभेद करने में ये काम में आता है। आयनित व अनायनित हाइड्रोजन में कंपैरिजन करना है तो क्या आता है, भारी जल काम में आता है, ठीक है ना। तो ये आपको एडिशनल बात बताइए, भारी जल देखो काम आता है, काम का मतलब इसके बारे में पूछते हैं तो इसलिए आपको बता दिया गया। तो एक तो विशेष रूप से अणुसूत्र ध्यान रखना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। उपयोग कहाँ कहाँ है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम आ रहा है, ड्यूटीरियम में है। जैव तंत्रों में ट्रेसर के रूप में काम आ रहा है। आयनित व अनायनित हाइड्रोजन बनाने में काम आ रहा है। और एक और बताऊं आपको, ड्यूटीरियम सल्फेट बनाने में, D2SO4, क्या बनाने में, D2SO4 बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो D2SO4 बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं, अपना ये जो चैप्टर हाइड्रोजन वाला है यह आपके कंप्लीट होता है। समझ में आ गई भी बात आपके, कौन सा चैप्टर, हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखो हाइड्रोजन की स्थिति वगैरह आपको शुरू में बताई गई, उसके समस्थानिक वगैरह बताए गए, 8 तो पैरा हाइड्रोजन बताए गए, है ना। उसके बाद में हाइड्रोजन बनाने की विधियां बताई गई, भौतिक गुण बताए गए, रासायनिक गुण बताए गए, है ना। हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स आपको बताए गए, ठीक है ना। हाइड्राइड्स के बाद फिर आपके जल की संरचना है, बर्फ की संरचना है, वो बताई गई, है ना। और उसके बाद आज जल के प्रकार के बारे में बात हुई, कठोर जल, मृदु जल के बारे में बात हुई। कठोर जल के बारे में बताया गया आपको, है ना, कितनी विधियों से दूर होती है दोनों कठोरताएं।
और फिर ये आपके जल के रासायनिक गुण हैं, ठीक है ना, वो भी थोड़े बहुत आप देखें। और क्या बताया गया भाई, आपके भारी जल के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आपकी जो आपके कौन सा भाई एक यूनिट मेरे द्वारा आपके हाइड्रोजन कंप्लीट करवा दिया गया, ठीक है। तो इस पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है ना, कंपटीशन में भी काम आएगा आपके, ठीक है ना। और डायग्राम के द्वारा जैसे प्रयोगशाला विधि वगैरह है, या आयन विनिमय विधि वगैरह, ये परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है, इनको आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही इस चैप्टर को यहाँ खत्म कर रहे हैं। अब अगले पीरियड के अंदर अपन नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसको समझें आप लोग, ठीक है ना। कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको बार बार देखें, ठीक है ना, जिससे आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।